हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आज सीटेट 2023 के लिए ईवीएस प्रैक्टिस सेट सेकंड नंबर देखेंगे, जिसका टॉपिक है परिवार एवं मित्र। जिसमें आप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अति संभावित हैं और जो कि पेपर में आ सकते हैं 20 अगस्त को जो पेपर होगा। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यह किसने कहा? तो ये फर्स्ट आंसर है रेमंड ने, मैकआइवर एवं पेज ने, क्लेयर ने। फोर्थ नंबर है डॉकरमैन ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैकआइवर एवं पेज ने। तो मैकआइवर एवं पेज ने बताया था कि परिवार क्या है, यौन संबंधों पर आधारित भी है और बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था भी करता है। ठीक, तो इसका जो है आंसर क्या हो गया? मैकआइवर एवं पेज ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार कितने प्रकार का होता है? तो मैकआइवर और पेज ने ही परिवार का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से किया है और उसको 2 भागों में जो है वर्गीकृत किया है आकार की दृष्टि से। नंबर 1 क्या है? संयुक्त परिवार और नंबर 2 है एकल परिवार। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर इसका हो गया सेकंड। संयुक्त 2 हैं, एक संयुक्त और एक एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। मैकआइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। उनके नाम क्या हैं? एकल और व्यापक, सामाजिक और असामाजिक, आवश्यक और अनावश्यक, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो परिवार के क्या कार्य हैं, इसके विषय में मैकआइवर जी ने क्या बताया है? क्या वो एकल एवं व्यापक हैं? परिवार का कार्य एकल है या व्यापक है, सामाजिक है या असामाजिक है, आवश्यक है या अनावश्यक है? तो मैकआइवर ने क्या बताया है? इन्होंने परिवार के कार्यों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, जिसको उन्होंने एक आवश्यक और एक अनावश्यक के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक, आवश्यक में क्या आते हैं? इनके आधार पर आवश्यक कार्य हैं शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य आवश्यक हैं, आर्थिक कार्य आवश्यक हैं और क्या है? लैंगिक जो है व्यवस्था करना, ये भी मैकआइवर के पारिवारिक कार्यों की श्रेणी में आता है। ये आवश्यक कार्यों की श्रेणी में आता है। 3 और अनावश्यक में क्या है? आनंद या मनोरंजन की व्यवस्था करना। आनंद या मनोरंजन की व्यवस्था करना ये क्या है? ये अनावश्यक कार्य में आता है। मैकआइवर ने परिवार को जो वर्गीकृत किया है उसमें अनावश्यक कार्य आता है, आनंद एवं मनोरंजन की व्यवस्था करना। तो इसका आंसर हो गया आवश्यक एवं अनावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ, बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल, संयुक्त, व्यापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिवारिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन्होंने मैकआइवर एवं पेज ने इसको जो है 2 वर्गों में विभाजित किया था, एकल और संयुक्त परिवार में। इसमें एकल परिवार ये क्या है? बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा है इसकी, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके जो है बच्चे आते हैं। ये है एकल परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है? संयुक्त परिवार की जो संरचना है वो एकदम वृक्षानुमा है, जिसकी शाखाएं क्या हैं? पति पत्नी, उनके बच्चे और चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, ये सब क्या हैं? ये उसकी शाखाएं हैं। उस वृक्षानुमा में संयुक्त परिवार की शाखाएं हैं। ठीक, तो संयुक्त परिवार क्या है? एक बृहद परिभाषा है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं। तो वो कौन सा परिवार है? वो है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं? जनसंख्या, महंगाई, कला की संभावना और
कम या सभी। तो एकल परिवार क्यों आज जो है ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं और वो क्यों ज़्यादा एडाप्ट किए जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? संयुक्त परिवार चूँकि एक बृहद परिभाषा के अंतर्गत आता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता और बुआ ये सभी आते हैं। तो इसकी क्या है, एक संयुक्त परिवार की एक बृहद परिभाषा है। ठीक। और एक वहीं एकल परिवार की परिभाषा क्या है, एक सीमित परिभाषा है। ये इसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं, जैसे माता पिता और उनके बच्चे, पति पत्नी उनके बच्चे। और इसमें क्या होता है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। बच्चे को जो है किस स्तर से पढ़ाई कराना है, कहाँ पढ़ाई कराना है, तो इसके लिए शैक्षिक सुविधा के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्र रहते हैं। मनोरंजनात्मक गतिविधि के लिए वो स्वतंत्र रहते हैं। इस प्रकार वो जो है जो जीवन की गतिविधियां हैं उसमें वो उसको संचालित करने में स्वतंत्र होते हैं। और इसमें जनसंख्या भी कम होती है। और उस महंगाई के देखते हुए वो अपनी खुद की स्वतंत्रता के जो है के अनुसार वो अपनी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सक्षम होते हैं। और कला की संभावना भी कम होती है। जहाँ पे कम लोग पाए जाएंगे तो वहाँ पर जो है कला की संभावना भी कम ही पाई जाएगी। तो इसमें सभी कारण क्या हैं, समाहित हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, राइट आंसर 4th नंबर, यह सभी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कैसी संस्था है? सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है और नैतिक है। तो परिवार क्या है, परिवार कहाँ बनता है? परिवार समाज में बनता है। और मनुष्य को क्या माना गया है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य भी समाज में रहता है, समाज में उसका पालन पोषण होता है, उसका विकास होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो मनुष्य की सभी गतिविधियाँ कहाँ पे संचालित होती हैं? वो समाज में रह कर के ही। और वो सामाजिक प्राणी है। तो परिवार किस प्रकार की संस्था है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। राजनीतिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, नैतिक नहीं है। जबकि परिवार में समस्त गतिविधियाँ शारीरिक, बच्चे की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक व्यवस्था करना, मनोरंजनात्मक, नैतिक विकास, ये सभी विकास और ये सभी क्रियाएं परिवार के अंतर्गत ही बच्चे और अन्य लोगों के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो परिवार क्या है, एक बृहद परिभाषा में संयुक्त परिवार है और संक्षिप्त परिभाषा में जिसमें कम सीमित लोग होते हैं वो है एकल परिवार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी। तो इसका आंसर क्या है, पारिवारिक क्या एक वृक्ष है? क्या बार चार्ट से इसको दर्शाते हैं? क्या पाई चार्ट से इसको दर्शाते हैं? तो परिवार क्या है, परिवार एक बृहद संयुक्त परिवार की परिभाषा में जब हम देखते हैं तो उसमें माता पिता, उनके बच्चे, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी आते हैं। तो परिवार को एक वृक्षनुमा आकृति में दर्शाया जा सकता है। तो परिवार को यहाँ पर पारिवारिक वृक्ष के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का प्रथम स्कूल होता है? पास पड़ोस, परिवार, स्कूल, गांव। बच्चे का प्रथम स्कूल, प्रथम स्कूल का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने जीवन के जो सर्वप्रमुख और सबसे प्रथम की जो चीज़ें सीखता है, सबसे पहले जो भी कुछ सीखता है वो कहाँ सीखता है, वो परिवार में सीखता है। कि पास पड़ोस में सीखता है, कि स्कूल में सीखता है, कि गांव में सीखता है। इसी आधार पर उसको प्रथम स्कूल माना जाता है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें बच्चा सीखता है वो परिवार नामक एक संस्था में रह करके बच्चा सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, परिवार हो गया। ठीक। और इसको परिवार को पूर्व विद्यालय, प्रथम स्कूल या
पूर्व विद्यालय, प्रथम स्कूल आदि नामों से इसको जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। मानव का अकेले होना, कार्य करने में परेशानी होना, मानव का सामाजिक प्राणी होना, उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना। तो परिवार की संकल्पना क्यों की गई है, परिवार की परिकल्पना, परिवार क्यों बना, परिवार की क्या आवश्यकता थी, यहाँ पर ही जानेंगे। तो परिवार की आवश्यकता क्या है, क्या मानव अकेला था इसलिए परिवार बना, क्या कार्य करने में परेशानी हो रही थी, या सामाजिक प्राणी है इसलिए परिवार बना, या समस्त उत्तरदायित्वों को उनकी क्षमता और रुचि के आधार पर उसको बांट करके निर्वाह करने के लिए परिवार बना। तो अभी आपने देखा कि परिवार जो है कहाँ बनता है, समाज में बनता है। मानव क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए परिवार की संकल्पना होती है, परिवार की कल्पना की जाती है, और मानव का सामाजिक प्राणी होना ही परिवार की संस्था का द्योतक है, या परिवार की संस्था का जन्म होता है। ठीक, और उसी में जो है बच्चे का विकास होता है सामाजिक एक वातावरण में ही, और उसी में जो है उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास होता है, और वो जो है अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनता है। तो परिवार की परिकल्पना क्यों है, क्योंकि मानव का सामाजिक प्राणी होना ही परिवार की परिकल्पना के पीछे का आधारभूत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार क्यों बना, कार्य विभाजन की व्यवस्था, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, बच्चे की उचित देखभाल, उपर्युक्त सभी। तो संयुक्त परिवार में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो कार्य विभाजन की व्यवस्था, हाँ ये बात सही है। क्यों, क्योंकि उसमें चाचा जी हैं, चाची जी हैं, उनका सभी का कार्य क्या होता है, बटा होता है। माता पिता का कार्य बटा होता है, दादा दादी का कार्य बटा होता है। तो सभी अपने उत्तरदायित्वों का जो है निर्वहन करते हैं। सभी के दायित्व क्या हैं, अपने अपने अलग हैं, तो सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और बच्चे के जो है उचित देखभाल भी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति है तो बच्चे की देख रेख करेगा, अगर दूसरा आ जाएगा तो और अच्छे से करेगा। उसमें संयुक्त परिवार में, एक बृहद परिवार में, चूँकि उसमें दादा दादी से लेकर के और ये तीसरी पीढ़ी से लेकर के प्रथम पीढ़ी तक के सभी व्यक्ति होते हैं, जो कि उनकी देखरेख में बच्चा अपनी समस्त गतिविधियां क्या करता है, अपनी समस्त गतिविधि संचालित करता है। इसलिए बच्चा कुछ भी सही कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसकी देखरेख में ही जो है वो बच्चा करता है। तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, परिवार में कौन सी चीज़ कब क्या होनी है, तो ये भी एक समस्त मुखिया अपने समस्त जो है घर के लोगों से विचार विमर्श करके और क्या गतिविधि संचालित होनी है, इसके लिए वो उनसे बातचीत करता है, विमर्श करता है। तो पारिवारिक परंपराओं की भी रक्षा होती है, किसके क्या दायित्व हैं और कब किए जाने हैं ये भी निश्चित होते हैं। ठीक, और सभी एक दूसरे के दायित्व में उनके जो है निर्वहन में मदद भी करते हैं। तो संयुक्त परिवार की विशेषता में ये आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th नंबर, इसका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में शामिल हैं वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति, ये सभी। तो सर्वप्रथम आप संयुक्त परिवार तो जान ही गए। आश्रित व्यक्ति किसको मानेंगे, आश्रित व्यक्ति वो जो कि जीविका के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो वृद्ध हैं, वो भी जीविका के लिए काम नहीं करेंगे। आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो काम नहीं कर रहे हैं उनको जो है आश्रित व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। तो उसमें वृद्ध भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति है वो भी आता है। तो ओवरऑल सभी
आते हैं। इसमें जितने भी लोग दिए हैं वो सभी आते हैं। तो संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आश्रित भी चाहे शामिल हो, सबकी देखभाल अच्छे से हो जाती है। ये बात सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार की क्या विशेषता है? व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर, गृह संचालन में स्वतंत्रता, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो नंबर 1, व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर। चूँकि जब एक सीमित परिवार रहता है, एकल परिवार में, उसमें जो है पति पत्नी और उनके बच्चे हैं, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि जो है बच्चे का व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे की जाए, उसको क्या किस स्तर की शिक्षा दी जाए, उसके लिए आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हैं। तो वो व्यक्तित्व विकास में समुचित अवसर उनको मिलता है। गृह संचालन में चूँकि कोई दबाव नहीं है, वो निर्णय स्वयं ले सकते हैं, इसलिए गृह संचालन में भी वो स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो नेक्स्ट है पारिवारिक कुरीतियों का अभाव। इसमें पारिवारिक कुरीतियाँ जो तमाम जो है पाई जाती हैं प्राचीन समय से ही, तो उनका भी जो है नियंत्रण नहीं होता है कि कौन सा कार्य वर्जित है। अगर वो गलत है तो उसको फिर जो है नहीं किया जाता है। चूँकि यहाँ पे एकल परिवार है तो यहाँ पर कोई हस्तक्षेप या दबाव अनावश्यक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया 4th नंबर, उपर्युक्त सभी। तो एकल परिवार की ये समस्त विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। 3rd नंबर है, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके उत्तर देना है। तो क्या सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके अपने अपने नियम होते हैं। किसी परिवार में कुछ जो है चीज़ें होती हैं, किसी परिवार में कुछ। किसी परिवार में बच्चे को अधिक स्वतंत्रता है, वो खेल सकता है, वो पढ़ सकता है। किसी परिवार में क्या है, वो किसी परिवार में बेटे को पढ़ाया जाता है, किसी बेटी और बेटे दोनों को पढ़ाया जाता है, और किसी में जो है काम करना पड़ता है महिलाओं को भी, और वो बाहर जाकर के काम करती हैं। किसी परिवार में काम नहीं कर सकती हैं। तो ये क्या है, सभी परिवारों के लिए अपने अपने नियम हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड है, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। हाँ, ये सच है, ये सत्य है कि गुणों का जो स्थानांतरण होता है वही तो आनुवंशिकता है, और बच्चों का विकास आनुवंशिकता और वातावरण के आधार पर होता है। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती है। गलत है, ये बढ़ सकती है। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है? नहीं, सर्वप्रथम बच्चा घर में ही जो है तमाम चीज़ें सीखता है, और बच्चा विद्यालय में अपना पूर्व का ज्ञान लेकर के विद्यालय में जाता है, जो कि वो घर में बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और NCF 2005 भी ये कहता है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान के आधार पर उसके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। ये NCF 2005 ये बताता है कि हमें क्या करना है, शिक्षा देते समय बाहर की चीज़ों को जो है उसमें इन्वॉल्व करना है। बाहरी जीवन को उसमें इंक्लूड करना है, वहाँ से गतिविधियों को शामिल करना है। बाहरी जीवन से संबंधित गतिविधियों को शिक्षण कार्य में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका सही कथन हो गया ये 2nd नंबर। तो इसमें 4th में ये था कि बच्चा स्कूल में सब कुछ सीख सकता है, तो बच्चा स्कूल में ही सब कुछ नहीं सीख सकता है। बच्चा स्कूल में तो केवल औपचारिक माध्यम में सीखता है, और अनौपचारिक माध्यम में तो वो जीवन पर्यंत सीखता रहता है। इसलिए ये कथन भी पूर्णतः असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरस संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? 14 नंबर है। तो ये क्या है, एकल परिवार और संयुक्त
परिवार समरक्त मतलब सेम ब्लड, सेम ब्लड के आधार पर जिनका संबंध होता है वो एकल परिवार में भी होता है और संयुक्त परिवार में भी होता है। तो एकल परिवार भी सही है और संयुक्त परिवार भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा मित्र बालक को किन चीज़ों से बचाता है? उचित संगति, कुसंगति। 3rd नंबर है 1 और 2 दोनों से। तो 15 नंबर का आंसर क्या है? इसका आंसर है कि बच्चा उचित संगत से नहीं बचाता है। उचित संगति में अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र को उचित संगति में ले जाए, ना कि वहाँ से बचाए। बचाने का काम कुसंगत से करता है। वो हमेशा उसको अच्छी संगत में ले जाने के लिए उसको प्रेरित करेगा और कुसंगत से उसे बचाने का काम करेगा। तो इसका आंसर क्या है? कुसंगत से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा मित्र सिखाता है राजनीति, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को। बुरी आदत इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा मित्र क्या करता है? राजनीति सिखाता है? नहीं। और सेकंड क्या है? सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को। हाँ, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को बच्चा परिवार में, स्कूल में और अपने मित्र मंडली के साथ बच्चा सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सीखता है। तो एक अच्छा मित्र बच्चे को सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। एक अच्छा मित्र बुरी आदत सिखाता है? नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया 16 का सेकेंड। नेक्स्ट है, मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई दे। यह किस प्रकार की मित्रता है? जो अपना हित देख कर के मित्रता होती है तो वो किस प्रकार की मित्रता है? वो अच्छी मित्रता है या उपयोगिता की मित्रता है या आनंद की मित्र है या सभी? तो मित्रता को भी जो है 3 भागों में विभाजित किया गया। अच्छी मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता। ठीक, तो जो जब हित देख करके मित्रता की जाती है तो वो क्या है? वो अच्छी मित्रता है? नहीं। उपयोगिता की मित्रता है? हाँ। जब हित देख करके मित्रता की जाती है तो वो क्या है? उपयोगिता आधारित मित्रता है। जब केवल आनंद और सुख के लिए जो है मित्रता की जाती है तो आनंद की मित्रता होती है। ठीक, और अच्छी मित्रता क्या है? जो उसको सामाजिक मूल्यों, आदर्श को जो है सिखाए, सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाए, नैतिकता सिखाए, अच्छी संगति में लेके जाए और उसके हित और हित को जो है सोचे। वो क्या है? एक अच्छा मित्र है और उसके साथ खुश रहे। तो एक अच्छी मित्रता के ये सभी जो है पहचान है, ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है। सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है यदि वह उसकी सहायता करता है प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, इन सभी में। तो 18 नंबर का आंसर क्या है? प्रदर्शन में, उसके परफॉर्मेंस में, वो क्या काम कर रहा है, वो किस तरीके से टेस्ट देता है, वो किस तरीके से कुछ भी गतिविधि करता है तो उसके प्रदर्शन में उसको मदद करता है कि इस तरीके से आप करेंगे तो आप जल्दी सफल होंगे, आप ज़्यादा अच्छा करेंगे। उसके उचित और अनुचित में, उसके गलत और सही में और उसके सुख दुख में, इन सब में जब कोई स्टैंड है तो वही क्या है? वो है एक अच्छा मित्र। तो अच्छे मित्र की प्रदर्शन में भी जो है भूमिका होती है, उचित अनुचित में भी जो है वो स्टैंड करता है और सुख दुख में भी। तो जो अच्छा मित्र होता है वो इन तीनों में, उपरोक्त तीनों में अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है। तो इसका 4th आंसर इन सभी में ये सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रिया में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि। खेल कूद में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? नंबर 1, इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे छात्रों में स्वास्थ्य संवेग का विकास होगा। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा। उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है?
तो खेल कूद से उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। हाँ, उनमें नए नए तरीके आएंगे कि हमको जो है विजय प्राप्त करने के लिए, हमको ये चीज़ करने के लिए, इस तरीके से खेलने के लिए हमें ये चीज़ नयापन करना है। तो उनके अंदर खेल के माध्यम से नए नए विचार आते हैं, तो उनके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और स्वास्थ्य संवेग का विकास होता है, स्वस्थ शरीर रहता है, शारीरिक विकास होता है। तो इसके आंसर क्या है? फोर्थ आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, परिवार में बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? प्रथम गुरु किसको माना जाता है? प्रथम शिक्षक, प्रथम गुरु, ये किसको माना गया है? नंबर 1 माता, नंबर 2 पिता, नंबर 3 दादी, नंबर 4 दादा। तो बच्चे का प्रथम गुरु, बच्चे का जो प्रथम गुरु है वो माँ को प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो बच्चा क्या है? बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार के दोष क्या हैं? शिशुओं की देखभाल की समस्या, संकट के समय दयनीय स्थिति, अपव्यय की स्थिति, उपर्युक्त सभी। तो एकल परिवार के क्या दोष हैं? क्या शिशुओं की देखभाल अच्छे से हो पाती है या नहीं? जहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं, केवल 2 लोग की देखरेख में बच्चे का विकास हो रहा है, वहाँ पर बच्चे के द्वारा क्या गतिविधि की जा रही है, तो इसको जो है देख पाना उतना आसान नहीं होता है। जहाँ पे एक संयुक्त परिवार में सभी लोगों की जो है आँखों के सामने बच्चा अपनी गतिविधि करता है और उनके द्वारा जो संस्कार हैं, भाषा का विकास, शारीरिक विकास उनके परिवार के समस्त लोगों के समक्ष होता है। तो इसमें समस्या आती है, हाँ आती है। संकट के समय दयनीय स्थिति, संकट के समय दयनीय स्थिति होती है, चूँकि इसमें क्या होते हैं, सीमित लोग होते हैं और वो सभी अपनी समस्याओं को एक दूसरे के सहयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। अपव्यय की समस्या, जब इस स्थिति में, एकल परिवार की स्थिति में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वो बिना अधिक नियंत्रण के वो जो है अपव्यय कर सकते हैं और ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए क्या है, ये थर्ड आंसर भी सही है, इसमें तीनों सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट, मैकइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल हैं? घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षिक क्रियाकलाप और लैंगिक एवं प्रजनन संबंधी क्रियाकलाप। तो इसके आंसर क्या हैं? तो घर के विभिन्न प्रावधान भी करते हैं, नेक्स्ट घर के विभिन्न प्रावधान भी करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी करते हैं और शैक्षिक क्रियाकलाप भी करते हैं, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3 है कि 1 3 4 है कि 1 2 4 है कि 4th नंबर, ये सभी हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो घर के विभिन्न कार्य भी आवश्यक कार्य में आते हैं। ये भी संचालित कौन करता है? ये भी संचालित करता है परिवार। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये फर्स्ट आंसर भी सही है। आर्थिक क्रियाकलाप, ये भी आवश्यक कार्य में आता है, ये भी आंसर सही है। शैक्षणिक कार्य भी सही है। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन के कार्य, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 4th नंबर, ये सभी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। नंबर 2, वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर क्या है? केवल 1 सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है। 4th नंबर, ना तो 1 और ना तो 2। इसका आंसर क्या है? पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। हाँ, वंशानुक्रम के आधार पर उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती रहती हैं।
तो नंबर 1 क्या है, सही है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। हाँ, तो वैवाहिक संबंध ही वंश के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसीलिए अभी आपने देखा कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या था, लैंगिक एवं प्रजनन के जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी इसके जो है आवश्यक कार्य में आते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, वैवाहिक संबंध में परिवार के वंश वृद्धि के लिए लैंगिक क्रियाकलाप आवश्यक हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3rd नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड। 24 नंबर, कौन सी विशेषता परिवार के नहीं कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवाज़, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। नंबर 4 है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो कौन सी इसमें कौन सी चीज़ है जो कि परिवार की विशेषता में नहीं आती है। तो इसका है क्या, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ये आवश्यक है या आवश्यक नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है। ठीक, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये क्या है, गलत है। परिवार की सकल आय एक जगह जमा की जाती है, ये परिवार की विशेषता है। ठीक, एक मिनट। नंबर 1 क्या है, परिवार कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है, इसमें कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, या प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवाज़, भोजन एवं समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले रहते हों, ये सही नहीं है, परिवार की नहीं है, मतलब ये है, रह सकते हैं। क्या जमा की जाती है, परिवार की आय प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, तो ये है गलत है। ठीक, वे समान आवाज़, भोजन और सामाजिक क्रियाकलापों का उपयोग करते हैं, तो ये क्या है, परिवार की नहीं है, तो ये सही है। इसका आंसर क्या है, सेकंड नंबर, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें 4th नंबर था सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो हाँ, ये परिवार की विशेषता है। ठीक, तो इसका ये गलत है। ये परिवार की जो संपत्ति है, ये आय है, ये इकट्ठे जमा की जाती है संयुक्त परिवार में, ये जो परिवार की परिभाषा है उसमें। नेक्स्ट है 25 नंबर, प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है, शुरुआती आय में परिवार और मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम परिवार से होती है। सर्वप्रथम कहाँ से होती है, परिवार से। ठीक, नेक्स्ट आता है परिवार के बाद परिवार, पड़ोस और मित्र, ये एक क्रम बनता है। उसके बाद वो विद्यालय में जो है प्रवेश लेता है। किशोरावस्था से समाज में सीखना, ये प्राथमिक नहीं है। सर्वप्रथम जो उसकी शुरुआत, सीखने का शुरुआत, समाजीकरण, एक दूसरे से संप्रेषण कौशल, ये सारी चीज़ें, शुरुआत, घुलना मिलना बच्चों के साथ, अपनी हम उम्र बच्चों के साथ घुलने मिलने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, शुरुआती आय में परिवार और मित्रों के साथ वो ये सारी चीज़ें सीखता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, इसका है फर्स्ट, शुरुआती आय में परिवार और मित्रों से सीखना। 26 है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। तो 21 वर्ष और 21 वर्ष, अर्थात दोनों की ही 21 वर्ष, या सेकंड नंबर है 18 एवं 21 वर्ष, या 18 एवं 19 वर्ष, 18 वर्ष एवं 16 वर्ष। तो क्या जो है लड़कियों की उम्र क्या है, न्यूनतम आयु विवाह होने के लिए योग्य किस वर्ष में होते हैं। तो बाल
बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 में था, उसमें ये कंडीशन थी कि 18 वर्ष बॉय के लिए था, 18 वर्ष, और गर्ल के लिए था कितना, ये है 21 वर्ष जो है बॉय के लिए था और 18 वर्ष गर्ल के लिए था। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला 2006 के अकॉर्डिंग ये नहीं, 21 वर्ष बॉय के लिए था और लड़की के लिए 18 वर्ष था। तो इसमें क्या था, 21 वर्ष और 18 वर्ष था, लेकिन उसमें जो है संशोधन करके बाल विकास निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन 2021 बिल पारित करके, प्रस्तुत करके इसको जो है पारित करा गया। और अब लड़के एवं लड़कियों दोनों की ही आयु 21 वर्ष कर दी गई है। बालक के साथ साथ बालिकाओं की भी है, लड़के पुरुष के साथ महिलाओं की भी जो विवाह योग्य आयु है वो 21 वर्ष कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है, किसने विद्यालय को बचपन का घर कहा है? तो रूसो ने कहा है कि फ्रोबेल ने कहा है कि मॉन्टेसरी ने कहा है कि पेस्टलाजी ने कहा है? तो ये कहा है बचपन का घर मॉन्टेसरी ने। ठीक, और रूसो प्रकृतिवादी थे, ये चाहते थे कि बच्चे का विकास कहाँ हो, प्रकृति की गोद में हो, प्रकृति की गोद में बच्चे का विकास के लिए किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। ठीक, और फ्रोबेल भी थे, फ्रोबेल भी बच्चों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे और वो भी खेल खेल के द्वारा ही सीखने के जो है समर्थक थे, और उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति शुरू की। तो किंडरगार्टन पद्धति किससे संबंधित है? बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा अर्थात किंडरगार्टन। किंडरगार्टन को क्या कहते हैं? बच्चों का बगीचा। और इसकी शुरुआत ये जो है, इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल कौन है? किंडरगार्टन के प्रवर्तक हैं, बच्चों का बगीचा उसे कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? बचपन का घर किसे कहते हैं? तो बचपन का घर कहते हैं, कहा है किसने? मॉन्टेसरी ने कहा है। नेक्स्ट है, अनौपचारिक साधन के रूप में शिक्षा को किसने महत्व दिया है? मैकाइवर ने, पेस्टालाजी ने, रूसो ने और क्लेयर ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पेस्टालाजी। अनौपचारिक साधन के रूप में शिक्षा को, अनौपचारिक तरीके से शिक्षा देने के पक्ष में कौन थे? पेस्टालाजी थे। ठीक, और पेस्टालाजी से फ्रोबेल महोदय बहुत ही प्रभावित थे और उसी आधार पर उन्होंने अनौपचारिक पद्धति के आधार पर ही किंडरगार्टन की पद्धति को जो है उन्होंने उसमें समावेशित किया था, उसकी कई सारी बिंदुओं को। नेक्स्ट है 29 नंबर, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो एक कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने मानव रुधिर की खोज की थी। तो फर्स्ट आंसर इसका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिनमें माता पिता एवं उनके बच्चे। थर्ड नंबर है संपूर्ण परिवार जिनमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी। फोर्थ है केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार जो कि एक सीमित परिवार की परिभाषा है जिसमें कुछ ही लोग शामिल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए? इसका आंसर है सेकंड नंबर, परिवार जिनमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। तो ये एकल परिवार है। तो आज ये 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपके सामने थे और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अब आगे देखेंगे। और आप जो है वैदिक गुरु चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।